राजीव जी नमस्कार। होली की शुभकामनाएं। मनोज सिंह जी आपको भी होली की शुभकामनाएं। राजीव उपाध्याय जी बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है, मुलाकात नहीं हुई लंबे अरसे से। हाँ विनीता जी आपको होली की शुभकामनाएं पूरे परिवार को। एस प्रमोद जी आपको भी होली की शुभकामनाएं। रंजना जी नमस्कार, आपके पूरे परिवार को होली की शुभकामनाएं। अब्बास भाई होली की शुभकामनाएं। नीरज जी लखनऊ में हूँ, आगरा आऊँगा तो मिलूंगा करके आपसे। आपके यहाँ आऊँगा, काफ़ी लंबा समय हो गया मिले हुए। दीपक त्रिपाठी जी आपको होली की शुभकामनाएं। यहाँ रहत जी होली की शुभकामनाएं। लाल जी निर्मल साहब होली की शुभकामनाएं आपको। लखनऊ में ही हूँ, किसी वक्त अगर खाली हो तो मुलाकात हो। बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई। सुमित जी आपको होली की शुभकामनाएं। मंजू जी आपको भी होली की बहुत शुभकामनाएं। आगरा में होता तो शायद मुलाकात हुई होती। आज कुछ दोस्त अभी ऑनलाइन हैं और चूंकि आज मैंने पहले से बताया नहीं था कि मैं उपेंद्र जी आपको नमस्कार, होली की बहुत शुभकामनाएं। सुरेंद्र कुमार जी बहुत अच्छा, आपको भी होली की शुभकामनाएं। कैसा चल रहा है गांधी संस्थान आपका? दोस्तों मैं शुरू करता हूं, साथी आते रहेंगे मिलते रहेंगे। सामूहिक रूप से सबसे बात करने की कोशिश करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद लाइव हुआ हूं। होली जैसा एक अच्छा त्यौहार कल बीता है। आज शायद भैया दूज कहलाता। आज पूरब में नहीं होता है, पश्चिम में होता है। बड़ा त्यौहार होता आज। मैं सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर, अल्लाह, ईसा, नानक, जिसको भी आप मानते हो, जिस देवी देवता या जिसमें भी आपकी आस्था हो, वो आप सबके जीवन में खुशियां लाए, आपके जीवन के कष्टों को दूर करे, आपके जीवन को सहज और सरल बनाए और आपके जीवन को तरक्की दे। ये प्रार्थना करता हूं, जिसको भी आप मानते हो उसी से, उस ऊपर वाले से, जिस शक्ति को भी मानते हो आप। वैसे तो पता नहीं कितने सैकड़ों साल से शायद हम होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, दशहरा मनाते हैं एक उत्सव के रूप में। जैसे मेले होते हैं गांव के आसपास, शहरों के आसपास भी इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं और आजकल उसका स्वरूप बदल गया है। पहले तो हम लोग जो गांव में रहते थे तो गांव के आसपास काफ़ी कई किलोमीटर दूर तक अलग अलग दिन मेले लगते थे और हम लोग वो मीलों पैदल चल के उन मेलों में जाते थे। उन मेलों में कुछ ऐसी चीज़ें खाने को मिलती थी जो आमतौर पर सामान्य दिनों में नहीं मिलती थी। जैसे हमारे पूरब के इलाके में आजमगढ़ में तो गुड़ की जलेबी, एक सुथनी नाम का एक फल हुआ करता था उबला हुआ, और इसी तरह की चीज़ें। और बच्चे जाते थे तो वहाँ से बजाने वाली पेपहरी, गुब्बारे, ये सब लेके आते थे। व्यापारी और बाकी लोग जाते थे तो अपने मतलब की चीज़ें खरीद के लाया करते थे। मीलों चल के जाते थे और रात को लौटते थे रात को। तो वो मेले हो, वो कुंभ हो, ये सब इस समाज में शायद इसलिए बनाया गया है कि आपके जीवन में जीवंतता बनी रहे। जीवन एक रस न रहे, नीरस न रहे। अलग अलग मौसम के हिसाब से, अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग त्यौहार मनाए गए हैं। दिवाली बनाई गई, आप उस वक्त कड़वे तेल के दिए जलाए जाते थे बचपन में हमारे, शायद उससे कीड़े मकोड़े मर जाते थे। पटाखे छोड़े जाते थे, उनके असर से कीड़े मकोड़े मर जाते थे। ये त्यौहार मनाया गया, आप भीग जाते हैं।
खान पीन से भी संबंध है, खेती बाड़ी से भी संबंध है। अलग अलग मौसम के हिसाब से ये त्यौहार बनाए गए। इनके कुछ वैज्ञानिक कारण भी होंगे, लेकिन इनको धार्मिक रूप दे दिया गया। और हमेशा हम वो रामलीला हो, रावण का दहन करते हो या होली जलाते हो, और सांकेतिक रूप से उसमें हम उसके कहानी को याद करते हो, हर बार हम ये कहते हैं कि बुराई को खत्म करके अच्छाई की जीत का त्यौहार है। लेकिन सोचने की बात तो है कि वर्षों हो गए, सैकड़ों वर्षों हो गए रावण को जलाते हुए, लेकिन पहले तो एक रावण था, आज लाखों करोड़ों रावण हो गए। पहले कोई एक था जिसके कारण होलिका को आग में बैठना पड़ा, आज उस तरह के करोड़ों लोग हो गए। सवाल यह है कि हम हर साल पूरा समाज मिलकर के बुराई को जलाता है, रावण के रूप में, होली के रूप में, लेकिन जला क्यों नहीं पा रहे? सैकड़ों साल हो गए, वो जलने और खत्म होने के बाद बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जीवन शायद नाम ही इसी का है। जीवन एक मृग मरीचिका का नाम है। अगर इसमें आप खुशी ढूंढ सकें, ठठा के हंस सकें, दिल से इसको एंजॉय कर सकें, वो दशहरे के रावण के जलाने को, दिवाली में पटाखे को छोड़ने को, उसकी मिठाइयाँ खाने को, और होली में, हम तो जब बचपन में होली में गांव में हुआ करते थे, शहरी होली तो बदल गई, लेकिन गांव में 2-3 दिन पहले से तैयारी होती थी। जिन लोगों के पास थोड़ा पैसा था, हम लोगों के परिवारों में पीतल की पिचकारियाँ थी बड़ी बड़ी, लेकिन ऊपर वाले ने न्याय सबके साथ किया है। जिनके पास पीतल की पिचकारियाँ खरीदने की क्षमता नहीं थी, गांव में बांस होता है, आप सभी को पता होगा, बांस बीच में खोखला होता है और बीच बीच में उसके गांठें होती हैं। तो वो लोग उस बांस को काट लेते थे तमाम लोग, और एक तरफ से गांठ के पास से काट लेते थे, एक तरफ की गांठ छोड़ देते थे, और सूजे से उस गांठ में 5-6 छेद कर देते थे, और फिर एक लकड़ी लेते थे, उस बांस की बनाई हुई पिचकारी, नरगट के बनाई हुई कलम, गांव में वो नरगट एक पौधा होता था, उसको हम लोग तोड़ काट लेते थे, छोटा सा तोड़ लेते थे, और उसको इस तरह से काटते थे कि वो कलम का रूप ले लेती थी, और फिर तिरछा सा काट लेते छीलने के बाद में। तो नरगट की कलम और बांस की पिचकारी। खैर, मैं जिक्र कर रहा था अपने बचपन के गांव की पिचकारी और त्योहार की। घर में पहले बैठ के सब लोग गुजिया बनाते थे, सेब सेकते थे, और घर की महिलाएं तरह तरह के जो कुछ बना सके पकवान, और उसके बाद जिसके पास बांस की पिचकारी थी वो बांस की पिचकारी लेकर के, जिसके पास पीतल की या लोहे की भी पिचकारी थी वो उसको लेके और बाल्टियां लेके उसको रंग घोल के, रंग साफ सुथरा रंग, पूरा एक ग्रुप बना के लोग निकल पड़ते थे, और लोगों के घरों में जाना, भाभीयों के साथ खास तौर पर होली खेलना एक शगल था, और दूर से पिचकारी भर करके रंग फेंकना, और उधर से भाभीयों की तरफ से या परिवार में अन्य लोगों की तरफ से लोटा या बाल्टी भर के पूरे ग्रुप के ऊपर रंग डाल देना, और फिर सबको कुछ न कुछ खिलाना, और पूरी की पूरी टोली पूरी गांव में घूमती हुई अक्सर 3, 4, 5 बज जाता था, और रंग बिरंगी हो करके वापस आती थी, और फिर नहाने धोने के बाद फिर घर में खाना खाना, या सुबह जल्दी निकल गए तो भी 1:30-2 बजे तक यही गांव की होली थी। शहर आए, शहर में पिचकारी नहीं थी, वो स्टील वाली पिचकारी और बाल्टी लेकर चलने का प्रचलन नहीं था। यहाँ प्लास्टिक की पिचकारियाँ या उसी में रंग भरने के साधन,
और गुब्बारा उसमें रंग भर के लोगों को फेंक के मारने की, ये नई तरह की रवायत देखने को मिली शहर में आने के बाद। लेकिन दूसरा रूप भी दिखा। जहाँ हम रहते थे पास में बस्ती थी, तो लोगों को नाली में लिटा देना, कीचड़ एक दूसरे के ऊपर फेंक देना, और बाद में पता लगता था बहुत झगड़े हो जाते थे। और होली बदला लेने के काम भी आती थी लोगों के। लेकिन तब भी होली होती थी वो चाहे कीचड़ की हो या रंग की हो। देखते देखते वो स्वरूप भी बदल गया। अब बच्चे तो तैयारी करते हैं, मैं तो अपने बच्चों को देखता था, छोटे छोटे बच्चे थे, एक दिन पहले से तय करते थे कौन सा कपड़ा पहनेंगे तो कपड़ा खराब नहीं होगा, या हो जाएगा तो फेंक देंगे, या जो कपड़ा फेंकने लायक हो कि भाई अब नहीं पहनना है तो वो कपड़े ढूंढ के रखना कि कल रंग के समय ये पहनना है। और सुबह सुबह जल्दी उठ करके, वो बच्चे हो या पत्नी हो मेरी, मैं तो रंग नहीं खेलता था, लेकिन फिर तेल लगाना पूरे शरीर पर, हाथ पर, पैर पर, चेहरे पर तेल लगाना, घी लगाना, क्रीम लगाना, इसलिए कि रंग छूट जाए। और ये होता था। अच्छा, मैं रंग नहीं भी खेलता था तो भी रंग जाता था। पत्नी रंग खेलने के बाद अपनी सहेलियों के साथ आती थी और गले मिल लेती थी, पूरा रंग बिरंगा मैं भी हो जाता था। बच्चे रंग खेल करके आते थे, खुद अपने को देखते थे शीशे में बंदर बंदर बने हुए, और खुद देख के जोर जोर से हंसते थे। अब फिर आकर के गोद में बैठ जाते थे। तो होली मेरी भी हो जाती थी उन बच्चों को देख देख करके, और उनसे रंग जो मुझे मिलता था वो। और सुबह सुबह उठ करके चेहरे पे गुलाल मल देना, ये तो सामान्य बात थी। और होली का अब नया स्वरूप देखता हूँ कि छोटा सा गुलाल का पैकेट हाथ में रखना, या चंदन का, नकली या असली जो भी हो, और जो मिला उसको छोटा सा टीका लगा दिया और होली मुबारकबाद कह दी। बल्कि इससे भी ज़्यादा होली तो अब ट्विटर और फेसबुक और मैसेज में और व्हाट्सएप में रह गई है। व्हाट्सएप पर इतने 100 मैसेज आ जाते हैं कि मिटाना मुश्किल पड़ जाता है। तो होली अब धीरे धीरे व्हाट्सएप पर सीमित हो गई है, मैसेज पर सीमित हो गई है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपके पास कोई ओहदा है, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, कोई और इस तरह की चीज़ है, तो आपके यहाँ एक भीड़ लगी रहती है तमाम लोगों की, वो आपको खुश रखना चाहते हैं, आपकी चापलूसी करके, आपको त्यौहार की बधाई दे करके। या एक नई तरह की, अब जो परिवार टूट गए हैं, एक नई तरह की परिवार की प्रथा शुरू हुई है, संयुक्त परिवार की, कि जिस आप मल्टी स्टोरी में रहते हैं, पूरी मल्टी स्टोरी के लोग चंदा इकट्ठा करके एक सामूहिक आयोजन कर लेते हैं, सामूहिक रूप से होली जला लेते हैं, सामूहिक रूप से खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं। ऐसा कई कॉलोनी और मोहल्ले के लोग भी करते हैं। अब ये नई तरह की होली है, नया परिवारवाद है ये नए परिवारों के संस्कार, नया संयुक्त परिवार जब टूट गए तो उसका नया सिस्टम डेवलप हुआ है। अच्छा है, लेकिन ये भी कम से कम इसी बहाने जो लोग एक दूसरे की शक्ल तक नहीं जानते, वो जान जाते हैं कि कॉलोनी में या आपकी कॉलोनी में, बिल्डिंग में कौन कौन लोग रहते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा सिस्टम है, बशर्ते कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ भी दे दिया करें। अगर बगल से चीखने और रोने की आवाज़ आए तो दरवाज़ा खोल दिया करें। बगल के घर में कोई संकट दिखाई पड़े तो दरवाज़ा खोल के पूछ लें कि क्या हुआ। ये भी करें अगर, तो शायद मुझे लगता है ज़्यादा सार्थक हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं है, सिर्फ दिखावे और त्यौहार तक सीमित हो गए हैं ये नए नवीन परिवार, संयुक्त परिवार। तो ये होली इस बार भी हो गई, और इस बार भी हम लोगों ने बुराइयों को पूरे देश में करोड़ों की तादाद में, अरबों टन, करोड़ों टन लकड़ी जला करके, और हमने बुराइयों को उसमें मिटा दिया जला करके। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बुराई जरूर जल गई होगी। अब वो बुराई आज शाम से या कल सुबह से दिखाई नहीं पड़ेगी। कोई छोटी 3 साल 3 महीने की बच्ची का बलात्कार नहीं होगा, कोई लूटपाट नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई किसी का उत्पीड़न नहीं करेगा। लेकिन जीवन है, जीवन एक अजीब मृत तृष्णा है। आज आप तो सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से फिलॉसफी की तरफ चला गया, लेकिन क्या करूं, जो निकल रहा है वो बोल रहा हूं। ये जीवन एक अजीब मृत तृष्णा का नाम है। आप भटकते रहते हैं पता नहीं क्या ढूंढने के लिए, चैन, सुख, साथ। अगर आप अकेले हैं तो साथ ढूंढ रहे होते हैं, कई हैं तो सुख और चैन ढूंढ रहे होते हैं, तरक्की ढूंढ रहे होते हैं। और जैसे
रेगिस्तान में दूर से दिखता है पानी, पास जाने पर वो बालू दिखता है। उसी तरह से हम और आप इंसान दूर से कहीं पानी जैसा सुख, खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पास पहुंचते हैं तो वो गलतफहमी साबित होती है। और अगर आप अकेले होते हैं तो आपकी एक और दिक्कत होती है। जो लोग भी अकेले रह रहे हैं, सिंगल मदर्स हैं, सिंगल फादर्स हैं, या सिंगल्स हैं, या बुजुर्ग हैं जो अकेले हो गए हैं, इस तरह के तमाम लोग, उनके साथ एक और दिक्कत होती है। कोई थोड़ा सा मीठा बोल लेता है, लगता है बस यही अपना है। कोई 2 कदम साथ चल लेता है, लगता है बस यही हमारे सहारा, यही साथी है। लेकिन तीसरे कदम पर एहसास होता है कि हमको गलतफहमी थी। लोग कंधा ढूंढता है और बाकी लोग अपनी अपनी सीमाओं में रह करके अपने लिए और बेहतर स्थान और सुख ढूंढते हैं। इसी को मित्र तृष्णा कहते हैं। यही है जिसके लिए हम भटकते रहते हैं। वो भटकन चाहे बुराई को मिटा के अच्छाई ढूंढने की हो, या अपने लिए सुख, चैन और साथी ढूंढने की हो। लेकिन जितनी जल्दी गलतफहमी दूर हो जाए और जितनी जल्दी सच का सामना हो जाए, मुझे लगता है कि सुखी रहने के लिए सबसे अच्छा वही वक्त होता है जब आपका सच से सामना हो जाए, आप सत्य को स्वीकार कर लें और सत्य के साथ जीना शुरू कर दें। उसी क्षण से सुख की अनुभूति आपको हो जाती है। आज ही के देखिए घटना, मुझे एक बड़े टीवी चैनल से फोन आया अचानक, समय कम दिया, आधे घंटे पहले, कि आप 5 बजे तक हमारे टीवी के स्टूडियो पहुंच सकते हैं क्या, अर्जेंट है और आपको हम बुलाना चाहते हैं और एक डिबेट है। मैंने हाँ कर दिया। मैंने कहा 20 मिनट लगेगा मुश्किल से, गाड़ी से निकलूंगा, थोड़ा तेज गाड़ी चलाता हूँ, पहुंच जाऊंगा। लेकिन तैयार हुआ, निकला, जब बाहर गया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। पहली बार देखा कि जो गाड़ी मेरे पास है वो स्टार्ट ना हो रही हो। बहुत देर कोशिश करता रहा, जो जानता था उसके बारे में सब किया, नहीं स्टार्ट हुई। मजबूरी में उस टीवी चैनल के दिल्ली ऑफिस को फ़ोन किया, उनसे माफ़ी मांगी, मैसेज किया उनको और माफ़ी मांगी कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। उन्होंने कहा पहले बता देते तो हम आपके यहाँ किसी को भेज देते, वहीं से आपको जोड़ लेते डिबेट में। लेकिन मैं पहले तो तब बताता जब मुझे सत्य पता होता कि बाहर गाड़ी खराब हालत में मेरा इंतजार कर रही है। और गाड़ी खराब हो या आप खुद खराब हो, पहले खुद ही कोशिश करता है इंसान अपना इलाज करने की, अपनी गाड़ी का, स्कूटर का इलाज करने की। मैंने भी वही किया। अंत में कंपनी को फ़ोन किया, कंपनी के लोग आए, बहुत देखा, समझ में नहीं आया, नीचे लेट गए, तमाम झुक के देखा तो पता लगा 2 तार कटे हुए थे और वो तार चूहे ने काट दिया था। मेरी ज़िंदगी में तो 20-25 साल हो गया गाड़ी चलाते हुए, यह पहला मौका है जब चूहे ने तार काट दिया और एक नहीं 2 काट दिए। ये पहला मौका है मेरी ज़िंदगी में, पहला अनुभव है। इतनी अच्छी गाड़ी। ये गलतफहमियां होती हैं आपको अपने बारे में, अपनी गाड़ी के बारे में। हमको भी गलतफहमी है, मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, ये गाड़ी तो खराब ही नहीं होती। अपने बारे में गलतफहमी थी कि मैं तो मुश्किल से 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा यहाँ से आज तक टीवी चैनल के स्टूडियो तक। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, सामने कुछ और चीज़ें आपके लिए इंतजार कर रही होती हैं। एक छोटा सा चूहा, बेचारा, बहुत छोटा था, बेचारा ही होता है, वो घुसा, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने मेरी गाड़ी के 2 तार ही काट दिए। मेरा प्रोग्राम रद्द हो गया, माफ़ी मांगनी पड़ी मुझे। लेकिन मुझे जब तक इसका पता नहीं लगा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तब तक तो मुझे गलतफहमी थी, गाड़ी पर भी और अपने ड्राइविंग पर भी, अपने पहुंचने पर भी। ये गलतफहमी करीब करीब हर इंसान को है, और ख़ासतौर तब तक तो जरूर है जब तक वो नशे में है। जब तक उसकी ज़िंदगी में सब अच्छा हो रहा होता है, तब तक कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी में होता है। जिस क्षण हम गलतफहमी त्याग दें और सत्य को स्वीकार कर लें, उसी क्षण हम जीवन के कष्टों से दूर हो जाते हैं। अगर हम मान लें, जो भी वो बुजुर्ग हो, वो सिंगल
मदर्स हों, सिंगल फादर्स हों, या और भी लोग जो अकेले रहते हैं, जगह जगह बच्चे हैं अकेले रहते हैं हॉस्टल में, पीजी में। तमाम न जाने कितना संघर्ष करते हैं ज़िंदगी के साथ अपने। उनको अपने परिवार की याद आती है, बच्चों को। सिंगल मदर्स की अपनी समस्याएं होती हैं, सिंगल फादर्स की अपनी समस्याएं होती हैं। जो बुजुर्ग हो जाते हैं और अकेले होते हैं, उनकी कुछ अलग तरह की समस्याएं होती हैं। लेकिन ये अकेले रहने वाले लोग अगर सत्य को स्वीकार कर लें, यही नियति है और इसी रास्ते पर चलकर उनको ज़िंदगी जीना है और इसी में खुशियां तलाश करनी है, इसी में तरीका ढूंढना है कि कैसे हम अच्छी तरह जी सकते हैं, अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं। ना आए कोई आसपास, कोई फर्क नहीं। अपने साथ जीने की हम जब कला सीख जाएंगे, वो चाहे बच्चे हों, अपने साथ, अपनी किताबों के साथ, अपने लिखने पढ़ने के साथ, अपने टीवी के साथ, मुझे लगता है कि हम फ्रस्ट्रेशन से दूर हो जाएंगे और शायद जीवन तब आसान हो जाएगा। लेकिन मुश्किल काम है, इंसान है। इंसान को ईश्वर ने बनाया तो उसके एक दिल भी बना दिया और दिमाग भी बना दिया। दिमाग अपने आप लड़ता रहता है, बहुत समझदार समझता है अपने को कि वो जो चाहेगा वो कर लेगा, और जो जो हुआ सब उसी ने किया। दिमाग ये कहता है कि उसने ऐसा सोचा इसलिए ऐसा हुआ। जितनी सफलताएं और अच्छाइयाँ होती हैं, दिमाग मानता ही नहीं कि उसके बिना हुआ है। वो मानता है कि उसी ने किया, जो उसने चाहा वही हुआ, जो वो चाहेगा वही होगा। और दिल कुछ अलग तरह सोच रहा होता है, वो भावनाओं में बह जाता है, अच्छी भावनाओं में, बुरी भावनाओं में, और बस वहीं से तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ये जितनी भी जीवन की लड़ाइयाँ हैं, उसका कारण ये भावनाओं में बह जाना है, या ये गरूर हो जाना जो दिमाग को है। दिमाग और दिल के बीच में 1.5 फुट की दूरी है, 1 फुट की दूरी है। ये 1 फुट की दूरी अगर कम हो जाए, इसके बीच में तारतम्य बैठ जाए, तो मुझे लगता है कि फिर 90% समस्याओं से इंसान निजात पा जाएगा। आज मैं पढ़ता हूँ, कई बार टीवी पर देखता हूँ, अखबारों में देखता हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी में बच्चे हैं, मैनेजमेंट में बच्चे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों आत्महत्या कर लेते हैं। शायद उनका एकाकीपन, उनका संघर्ष, या उनके ऊपर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ, या घर से दूरी, या जीवन के भविष्य के प्रति उनकी अनिश्चितता। अच्छी अच्छी कंपनियां डूबने लगती हैं, अचानक भविष्य अनिश्चित हो जाता है। ये तमाम कारण हैं जो उन बच्चों को अकेला महसूस कराते हैं। छोटे छोटे बढ़ने वाले बच्चे, उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ है, अच्छा करने का बोझ है, और माँ बाप के साथ अगर उनका अच्छा तारतम्य नहीं है, बातचीत नहीं है, माँ बाप उनको अगर दोस्त बना करके उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनको ज़िंदगी में उनके साझेदार और दोस्त नहीं बनते, और उनको बीच बीच में प्रोत्साहन नहीं देते कि चिंता मत करो, जो करोगे तो मेहनत करना तुम्हारा काम है, जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस तरह के जो एकाकी हो जाने के जो भी कोई कारण हो, वो अच्छे नहीं हैं, और दुर्भाग्य से समाज में ये एकाकीपन बढ़ता जा रहा है। बच्चे से लेकर बुढ़े तक आपस में बैठना हमने बंद कर दिया, संयुक्त परिवार टूटने लगे। और संयुक्त परिवार क्या, जो एक ही परिवार भी है, उसमें भी तमाम लोग अलग अलग कारणों से दूर दूर हो गए हैं, वो साथ नहीं रहते। जब साथ रहते थे तो इसमें 90% समस्याएं अपने आप नहीं होती थी, या मिलजुल करके बांट लेते थे। एक आदमी दुखी होता था, उसके सामने कोई मुद्दा होता था, तो परिवार के बाकी लोग मिलकर 4 राय दे देते थे, या यही समझा देते थे चिंता मत करो, कल ठीक हो जाएगा। आत्मबल मजबूत कर देते थे। लेकिन एकाकीपन में आपका आत्मबल कौन मजबूत करे? और समाज बिखरा बिखरा है, टूटा टूटा है। आपसे लोग तभी मिलना चाहते हैं जब आपसे उनकी कोई गरज हो, आपसे कोई काम हो,
या लगता हो कि 2-4 मिनट का समय दे दो, पता नहीं इनसे कब काम पड़ जाए। अन्यथा कोई दूसरे से मिलना नहीं चाहता आज के समाज में। वो आपस में एक दूसरे से मिलने के बजाय ट्विटर और व्हाट्सएप से और फेसबुक से ज़्यादा मिलना चाहते हैं। उस पर घंटों समय बीतता है, सुबह से रात तक का। हो सकता है उनकी भी मजबूरी हो सकता है वो लोग भी बहुत अकेले हों और उस अकेलेपन का निदान ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ढूंढते हो। लेकिन अगर सभी अकेले हैं तो व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर निदान ढूंढने के बजाय एक दूसरे के साथ मिल करके क्यों नहीं ढूंढते? एक नया समाज क्यों नहीं बनाते? एक दूसरे का सुख दुख बांटने वाला समाज क्यों नहीं बनाते? एक दूसरे के दुखों पर मलहम लगाने वाला समाज क्यों नहीं बनाते? दूसरों के दुखों में साझेदार होने का समाज क्यों नहीं बनाते? और मिल करके बुराइयों से लड़ने का समाज क्यों नहीं बनाते? करोड़ों टन लकड़ियां जल जाती हैं हर साल, होली में भी और दशहरे में भी तमाम रावण जल जाते हैं। अरबों रुपए के पटाखे छूट जाते हैं दिवाली में, और रावण को जलाने में भी छूटते हैं। पॉल्यूशन तो बढ़ जाता है, ईंधन कुछ कम हो जाता है और महंगा हो जाता है, लेकिन बुराई नहीं मरती, क्योंकि बुराइयां किसी रावण को जलाने से नहीं मरेगी। बुराइयां कोई होली जलाने से नहीं मरेगी। बुराइयां तो हमारे दिल के भीतर जो रावण है उसको जलाने से मरेगी। हमारी अपनी अंतरात्मा में जो कुछ है उसको साफ करने से मरेगी। लेकिन फिर भी प्रचलन है होली दिवाली की शुभकामना देने का। ये प्रचलन है कि हम बधाई दें, तो मैंने भी इसीलिए आज बधाई दिया सब तमाम दोस्तों को। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। पूरे परिवार को, सारे मित्रों को शुभकामना, होली की शुभकामना कि होली से मैल निकल जाए। आज रंग छुड़ाते छुड़ाते या बिना रंग लगे हुए आज के नहाने में मैल छूट जाए, घर में अपने दिलों में जो भी हो, दिमागों में जो भी हो, और आइए हम मिलकर एक नया समाज बनाएं। आइए सचमुच इससे जो संदेश देने के लिए बनाई गई थी ये सारी चीज़ें हमारे पुरखों द्वारा, उस संदेश को सचमुच साकार करें। और आइए मिल करके एक दूसरे को दुख के बांटें, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करें। नकली नहीं, असली, दिमाग से नहीं, दिल से। और जिस दिन दिलों से हम मिलना शुरू कर देंगे उस दिन मुझे लगता है कि एक दूसरे की बहुत सारी समस्याओं में, दुखों में, सुखों में हम साझेदार हो जाएंगे, और उससे समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और समाज एक अच्छा गुलदस्ता नजर आएगा। ये समाज एक परिवार नजर आएगा। तो आइए कोशिश करते हैं एक परिवार बनने की और बनाने की, वरना तो एकाकी जीवन बहुत भयावह होते जा रहे हैं। उसकी भयावहता समाज को नष्ट कर देगी और आत्महत्याओं के दौर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आइए मिलने की कोशिश करें। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके दोस्तों को, साथियों को, सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।